हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट लक्ष्य क्लासेस में। दोस्तों, आज हम जैसा कि डिस्कशन करने जा रहे हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी के लिए दोस्तों अभी यूपीएसआई और यूपी पैट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, तो आप जाकर के सरकारी रिजल्ट.com या रोजगार रिजल्ट.com पर जाकर के यूपीएसआई और यूपी पैट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, आरओ एआरओ का या ग्रुप डी का, इवन यूपीएससी, किसी भी परीक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रहता है वह रहता है पॉलिटी का। तो पॉलिटी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? इसके बारे में आपको ऑप्शन बता रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए है आपका 330, आर्टिकल नंबर 332 अर्थात 332, आर्टिकल नंबर 222 या फिर आर्टिकल नंबर 345। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। नहीं दिया है तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है दोस्तों आर्टिकल नंबर 330। 330 जो अनुच्छेद है उसके तहत भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर मैंने इसके बारे में नोट कर दिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पीडीएफ भी आप इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको हमारे चैनल की वीडियो की पीडीएफ चाहिए जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल को बस आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करें हम इस क्वेश्चन की, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, अनुच्छेद नंबर 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत कहा गया अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए और असम के स्वशासित जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए और असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद नंबर 330 में। अब दोस्तों लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व भी किया गया है। तो आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन जो लोग होते हैं हमारे, यानी कि एंग्लो इंडियन के लिए जो लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वह व्यवस्था की गई है अनुच्छेद नंबर 331 के तहत। किसके अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद नंबर 331 के तहत। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 81 के में किसी भी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, यानी कि अगर लोकसभा में जो है आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व जो है उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है, तो उसमें लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेंगे। कौन कर सकेगा? राष्ट्रपति। किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति जी के द्वारा है, अर्थात प्रेसिडेंट के द्वारा। अब ये तो हुई बात लोकसभा की, और अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा यानी विधानसभाओं में, राज्यों की विधानसभा में एससी और एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो एससी और एसटी के लिए राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो की जाती है वह की जाती है अनुच्छेद नंबर 332 के तहत। किसके तहत की जाती है? 332 के तहत। तो तीनों ही आपको आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं जो कि याद रखने हैं। आर्टिकल 330, आर्टिकल नंबर 331 और आर्टिकल नंबर 332, ये तीनों आर्टिकल आपको याद रखने हैं। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? ऑप्शन ए है पोर्ट ब्लेयर में बंबई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में, या फिर पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में, पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में, या फिर पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं।
नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अर्थात पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र की देखरेख की जाती है। तो इसके आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन आपका हो जाता है इसका आंसर बी। यहां पर मैंने नोट कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि कलकत्ता जो हाईकोर्ट है, कलकत्ता हाईकोर्ट की जो स्थापना है, ये भारत जो स्थापना है इसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 2 जुलाई 1862 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जो की गई थी हाईकोर्ट एक्ट 1861 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंतर्गत इसके अधिकार जो क्षेत्र में आता है वह पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके अंतर्गत अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और मौजूदा समय में जो इसके पदों की संख्या है वह कितनी है? 72। कितनी संख्या है मौजूदा समय में? 72। ठीक है, तो फिलहाल ये इसके बारे में अंतिम जो इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। अब बढ़ते हैं इसी के साथ में हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप है इसके न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? ऑप्शन ए है आपका तमिलनाडु हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। आंसर बता दिया होगा, नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं, केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप है उसके न्यायिक क्षेत्र का जो न्यायालय है वह कौन सा न्यायालय है, किस न्यायालय में इसका अधिकार क्षेत्र है? तो वह है दोस्तों केरल हाई कोर्ट, अर्थात बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बारे में यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है मैंने, आप इसे पढ़ भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसकी स्थापना जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें लिखा हुआ है 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में केरल हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। केरल के अधिकार क्षेत्र में, केरल हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में जैसे कि मैंने आपको बताया लक्षद्वीप इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। और इसकी स्थापना यह कहां पर स्थित है? कोच्चि में यह स्थित है। ठीक है, मौजूदा समय में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? मौजूदा समय में इसके मुख्य न्यायाधीश है एन मणि कुमार। कौन है? एन मणि कुमार। यह तो थी जानकारी दोस्तों केरल हाईकोर्ट के बारे में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएं। और दोस्तों सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप हमारे चैनल की वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फटाफट से जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हम आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? इसका आंसर बताना है आप लोगों को। ऑप्शन है दोस्तों राष्ट्रपति आदेश के द्वारा या फिर कानून के द्वारा, संसद के कानून के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना के द्वारा या फिर केंद्र सरकार की अधिसूचना के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है, इसका आंसर बताना है आप लोगों को। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके आंसर बताएं। नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है दोस्तों बी, कानून के द्वारा संसद। अर्थात संसद कानून बना करके, संसद के पास यह अधिकार है कि संसद कानून बना करके जजों की संख्या को बदल सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में यहां पर पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने आपको आंसर बता दिया है, संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 7 थी, 1956 में यह 10 हो गई और 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में 25 की गई थी। वर्तमान में यह संख्या 34 कर दी गई है। अभी सितंबर 2019 में 31 जज से बढ़ा करके 34 जजों की संख्या को बढ़ा दिया गया था, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल है। अर्थात 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 जस्टिस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 जजों की नई नियुक्ति की थी। नए जजों में जो नियुक्ति के साथ में जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या थी वो 34 हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया था। नए जजों में जस्टिस राम सुब्रमण्यम, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस हरिकेश राय को राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्ति दी गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जो थी वह 31 थी और केंद्र सरकार ने इसे बढ़ा करके 34 कर दिया था। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे राम सुब्रमण्यम, यहां पर मैं नाम नोट कर देता हूं, राम सुब्रमण्यम
और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण मुरारी और राजस्थान हाईकोर्ट के आर रविंद्र भट्ट और केरल हाईकोर्ट के हरिकेश रॉय को भी इसमें चीफ जस्टिस मतलब जस्टिस में स्वीकार किया था। इसमें जस्टिस जी की नए जजों की नियुक्ति की थी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, वह है संसद के द्वारा कानून बना करके जजों की नियुक्ति में जजों की संख्या में फेरबदल किया जा सकता है। तो यह तो थी जानकारी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे इसी के साथ में आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? तो इसका आंसर आपको बताना है। वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके आंसर बताएं दोस्तों। उससे पहले आप ऑप्शन सुन लीजिए, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। क्या वो नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है दोस्तों 10 वर्ष, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके रूप में कार्य करने के लिए जो उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, वह है दोस्तों 10 वर्ष। यहाँ पर नोट भी कर दिया है मैंने, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को और वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रमुख योग्यता जो है वो 10 वर्ष होनी चाहिए, परंतु इसका आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है, आपको इसके बारे में भी ज्ञात होना चाहिए। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है वह है संविधान के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद है वह है 124 अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, अर्थात भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी एक चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस होंगे। और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों मिलकर के यह बनेगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो पहले जो न्यायाधीश थे वह संख्या उनकी 7 थी, उस वक्त 7 था, परंतु अब कितने हैं 34 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला करके। ठीक है, दूसरे खंड में कहा गया है अनुच्छेद 124 ए के तहत, यानी जो अभी मैंने आपको बताया अनुच्छेद 24 ए के तहत 124 ए के तहत इसमें निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे और वह न्यायाधीश तब तक अपने पद का धारण करेगा जब तक वह अपने 65 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता। तो एज क्या है? एज लिमिट 65 इयर्स। ठीक है, अब खंड 1 में क्या क्या कहा गया है, प्रोविजो क्या है त्याग पत्र के बारे में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल अभी जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि उनकी एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, क्या क्या उनकी योग्यताएं हैं, तो उसके बारे में कहा गया है कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक हो, यानी कि इंडियन सिटीजन हो। ठीक है, सेकंड है किसी न्यायालय का किसी उच्च न्यायालय का यानी हाई कोर्ट का या फिर ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, ये पहली शर्त है। ठीक है, जिसमें 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है किसी उच्च न्यायालय का या फिर, ठीक है, किसी उच्च न्यायालय का या फिर ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। क्या रहा हो? 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट रहा हो। ठीक है, और तीसरा है राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, यानी कि इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ठीक है, और इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूं, हैज बीन फॉर द एट लीस्ट 5 years अ जज ऑफ हाई कोर्ट और ऑफ 2 or more such courts in succession, or has been for at least 10 years an advocate of a high court or of 2 or more such courts in succession। ठीक है, तो यह जो नियुक्ति के लिए जो कहा गया है वह कम से कम जो होना चाहिए वह 10 years का होना चाहिए। 10 years एडवोकेट के रूप में और 5 years जज के रूप में, 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में। तो यह तो थी जानकारी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के में जज की नियुक्ति के बारे में।
अब बढ़ते हैं हमारे इसी के साथ में आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली से संबंधित है, काफी विवाद रहा है अभी दिल्ली के बारे में, तो उसी से पहले संबंधित क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं। दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस अनुशोधन से बनाया गया? तो आपको इसमें अमेंडमेंट बताना है कि कौन सा संशोधन है। ऑप्शन है आपका 63वां संशोधन, 69वां संशोधन, 74वां संशोधन या फिर 76वां संशोधन। तो वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके आंसर बताएं हमें। ये बताया तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली को एनसीटी जो है संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था? तो वह बनाया गया था 69वें संशोधन के द्वारा, और यह कब हुआ था? 1991 में, 1991 के अंतर्गत यह 69वां संशोधन, संविधान संशोधन किया गया था। तो इसके बारे में यहाँ पर जानकारी मैंने नोट कर दी है, आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, 69वां संशोधन के द्वारा एनसीटी बनाया गया था। केंद्र शासित 69वां संशोधन के द्वारा बनाया गया था। केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया था, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, और एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को की गई थी। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली के 70 सदस्यीय विधानसभा, 70 सदस्यीय विधानसभा एवं 7 सदस्यीय मंत्री परिषद की व्यवस्था भी की गई थी। ठीक है, क्या क्या हुआ था कि 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद की भी व्यवस्था की गई थी, और स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1992 को पूर्ण रूप से इसकी व्यवस्था हो गई थी। तो इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज से जुड़ा हुआ। भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? ऑप्शन ए है 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख या फिर 30 लाख। तो वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा, नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है दोस्तों 20 लाख। ठीक है, 20 लाख। भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली जो है वो 20 लाख जनसंख्या वाले ऊपर राज्यों में है, अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर नोट कर दिया है मैंने, जैसा कि यहाँ पर नोट है, 3 स्तरीय पंचायत राज प्रणाली यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जहां पर 20 लाख से ऊपर की आबादी है। तो पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। पंचायती राज व्यवस्था जो है अनुच्छेद नंबर 343 के अंतर्गत आती है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद नंबर 243 के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके बारे में आपको आंसर बताना है। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। इसमें आपको विकल्पों का चयन करना है कि कौन सा विकल्प आपका कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3, या फिर ऑप्शन डी है आपका 1, 2 और 3 सभी विकल्प आपके सही कथन है। तो आपको इसमें सही विकल्प का कथन का चयन करना है। तो वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके आंसर बताएं हमें। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा, नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए और बी, अर्थात ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। केवल 1 और 2 ही कथन सत्य हैं आपके। राज्यों में सभी निर्णय जो है मुख्यमंत्री के नाम पर लिए जाते हैं, यह कथन आपका गलत आंसर हो जाता है। यहाँ पर नोट कर दिया है मैंने। तीसरा बयान गलत है, क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय जो है राज्यपाल के नाम पर लिए जाते हैं। तो इसके बारे में अनुच्छेद कौन सा है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय जो है वो राज्यपाल के नाम पर लिए जाते हैं, तो उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है आपका वह 162 अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। परंतु जिस विषय के संबंध में राज्य के विधानमंडल और संसद को विधि बनाने की शक्ति है,
उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि द्वारा संघ या उसके प्राधिकारियों को अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन और उससे परिसीमित होगी। अनुच्छेद नंबर 163 के अंतर्गत कहा गया है दोस्तों कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद भी होगा। और अनुच्छेद नंबर 164 में कहा गया है मंत्रियों के जो उपबंध होंगे उसके बारे में भी अनुच्छेद नंबर 164 में कहा गया है। परंतु जो आपको याद रखना है वह अनुच्छेद नंबर, आपको याद रखने वाला अनुच्छेद है वह आपको अनुच्छेद 163 के बारे में, 154 के बारे में याद रखना है। 154 में कहा गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? 154 अनुच्छेद में। राज्यपाल की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद से है? 155 अनुच्छेद से। 156 अनुच्छेद में कहा गया है कि उनकी पदावधि क्या है, तो उनकी पदावधि के बारे में अनुच्छेद नंबर 156 के बारे में कहा गया है। तो यह तो थी जानकारी दोस्तों राज्यपाल के बारे में। अब बढ़ते हैं इसी के साथ में हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? ऑप्शन ए है राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके आंसर बताएं हमें। बता दिया होगा, नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति, अर्थात सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहां पर मैं नोट डाउन कर देता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया आंसर सी आपका करेक्ट आंसर है। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। इसमें कहा गया है, यह अनुच्छेद जो है यह किसके अंतर्गत आता है? यह अनुच्छेद 160 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल नंबर 160 में कहा गया है राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय से उपबंधित नहीं है राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जिसे वह उस समय ठीक समझता है। राष्ट्रपति के बारे में कहा, राज्यपाल के जो पद है उसकी पदावधि के लिए कहा गया है राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण जो है वो 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। कब तक के लिए होता है? 5 इयर्स के लिए होता है। किंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो अपना त्याग पत्र किसे देगा दोस्तों? त्याग पत्र वह अपना राष्ट्रपति को देगा। किसे देगा? प्रेसिडेंट को। ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की है कि राज्यपाल के ऊपर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मामला न्यायपूर्ण नहीं है। राज्यपाल के पास ना तो कार्यालय की सुरक्षा है, उनके पास ना तो टर्म की सुरक्षा है और ना ही उनके पास कार्यालय की निश्चिंतता है। उसे राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता है। संविधान ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा दे। ठीक है। राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के दौर के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है, यानी कभी भी उनका ट्रांसफर किया जा सकता है एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में। इसी तरह एक राज्यपाल जिसका कार्यालय पूरा हो चुका है उसे भी किसी उसी राज्य या अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी राज्यपाल की नियुक्ति दोबारा उसी राज्य में की जा सकती है अथवा नहीं, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए कि दोबारा नियुक्ति की जा सकती है। और एक राज्यपाल 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के बाद में भी अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उस पद को धारण नहीं कर लेता है। इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि राज्य में अनिवार्य रूप से एक राज्यपाल का रहना आवश्यक है ताकि रिक्तता की स्थिति कोई भी पैदा न हो पाए। राष्ट्रपति को जब भी लगे कोई आकस्मिकता घटना हो रही हो जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है तो वह राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए उपबंध बना सकता है। और वर्तमान में राज्यपाल का निधन हो चुका हो या फिर ऐसी परिस्थिति जिसमें संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है। तो यह तो थी जानकारी दोस्तों अनुच्छेद 160 के बारे में। अगर कोई भी अनफॉर्चुनेटली कोई घटना घट जाती है जिसका संबंध राज्यपाल से है तो उसके लिए राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है और दूसरा कार्यभार भी सौंप सकता है। तो अब बढ़ते हैं इसी के साथ में हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करना है। इसमें आपको बताना है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सिंधी और नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, बोडो और संथाली, संथाली और कोंकणी, डोगरी और मैथिली। 2003 के 92वें संविधान संशोधन में अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में
उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? तो इसका आंसर बताना है आपको, कौन कौन सा है, कौन सा आपका ठीक है। ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, 3 और 5, या फिर 4 और 5। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा, नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं। इसका आंसर है दोस्तों 3 और 5, अर्थात 3 और 5, बोडो और संथाली, डोगरी और मैथिली। तो यहां पर मैंने नोट डाउन कर लिया है। आर्टिकल नंबर जो है इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं, यह 8वीं अनुसूची है। उसके अंतर्गत दोस्तों 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 2003 में बोडो, मैथिली और संथाली और डोगरी को शामिल किया गया था हमारे संविधान में। हमारे संविधान में दोस्तों कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में। और इसी के साथ में दोस्तों यह हमारा आज का क्वेश्चन जो है लेक्चर समाप्त होता है। वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको हमारे चैनल की वीडियो की पीडीएफ चाहिए जो कि बिल्कुल फ्री है, तो वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर जुड़ जाइए। और यदि आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं, educationhubsmart@gmail.com। अब दोस्तों आपसे मुलाकात होगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।